हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। चलिए 10th क्लास का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका आज शुरू कर रहे हैं दूसरा एपिसोड। बच्चों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आपने देखा कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। और रासायनिक परिवर्तन वो होता था जिसमें एक पदार्थ से नया पदार्थ बन जाता था और नया पदार्थ वापस पहले वाले पदार्थ में नहीं बदलता था, उसे अपने रासायनिक परिवर्तन कहते थे और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। आज शुरू कर रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया कल देख ली थी, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए रासायनिक समीकरण शुरू करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने पहले एक एक्टिविटी करी थी, कल एक एक्टिविटी करी थी। क्या करा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, और मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते थे तो नीचे एक पैट्री डिश के अंदर, मतलब एक प्लेट के अंदर क्या होता था कि राख इकट्ठी करते थे उसकी, और राख जो है वो श्वेत रंग का चूर्ण होता था, है ना। याद है ना कल वाली एक्टिविटी। चलिए फिर हम उसी बात को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम कल वाले एग्जांपल को ही लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ही जलाना है, लेकिन जलती कोई चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो तो वो चीज जलती भी नहीं है, वायु की उपस्थिति होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन। अब देखो ये शब्द क्या लिखा है, दहन। दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। ठीक है, क्या मतलब होता है, जलाना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। जो श्वेत रंग का चूर्ण होता है ना, उस यौगिक का नाम क्या है, श्वेत रंग के चूर्ण का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको मैं, ये लंबी चौड़ी लाइन है, इसको मैं छोटा करता हूं। छोटा करता हूं तो मैं देखता हूं इससे अंदर जरूरी चीजें क्या है। एक तो है मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक तो मैं लिख लेता हूं मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये लो, मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम। ये लो, ये हो गया एक तो मैग्नीशियम। और क्या इसके अंदर जरूरी चीज है, इसको जलाया जा रहा है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैं इसके साथ एक शब्द और लिख लेता हूं, क्या, ऑक्सीजन। क्या लिख देता हूं, ऑक्सीजन जो है, इसके साथ एक और शब्द लिख देता हूं। ठीक है, अब ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, दोनों को मिला करके क्या करवाया जाता है, दहन। अब दहन का मतलब क्या होता है बच्चों, जलाना। मतलब इनको जलाया जाता है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। और उस श्वेत रंग के चूर्ण का सूत्र क्या है, उस यौगिक का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, पहले इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखते थे, अब मैंने इसको छोटे करके इसके शब्द लिख दिए कि एक तो मैग्नीशियम आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, और बन मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा है। तो मतलब तीन ही तो शब्द चाहिए थे, एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इतनी लंबी चौड़ी लाइन इन तीन शब्दों में सिमट गई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको संक्षिप्त कर लेंगे तो इसको अब हम क्या कहेंगे, ये जो बन गई है इसको हम कहेंगे, ये बन गई हमारे पास शब्द समीकरण। क्या बन गई है बच्चों, शब्द समीकरण बन गई है। इस पूरी अभिक्रिया की एक शब्द समीकरण बन गई है। ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप ये समझ गए कि शब्द समीकरण कैसे लिखी जाती है, कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके अंदर जो जो पदार्थ काम में आ रहे हैं उन दोनों को इधर लिखना है, फिर तीर लगाना है, और तीर के बाद क्या लिखना है, जो पदार्थ बन रहा है उसको लिखना है। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक नई चीज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखो बच्चों, क्या, कि ये दो पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होकर के ये बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पदार्थों को मैं एक नाम लिख रहा हूं, इनको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, और इस रासायनिक परिवर्तन के बाद जो चीज बनती है उसको कहा जाता है क्या,
उत्पाद। जो चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। और जिनसे बनती है उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है बच्चों, तो अब ये अभिकारक और उत्पाद दो नए शब्द आपको पता लग गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अभिकारक की एक परिभाषा लिख देता हूं। अभिकारक की एक परिभाषा लिख देता हूं। क्या लिखा अभिकारक की परिभाषा? देखो कि किसी अभिक्रिया में, ये एक अभिक्रिया तो है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया में इन पदार्थों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, और उदाहरण इसके अंदर क्या हो गया? उदाहरण हो गया जो मैंने ऊपर अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया के अंदर उदाहरण जो है, परिवर्तन किस किस के अंदर हो रहा है? एक तो मैग्नीशियम में हो रहा है और एक ऑक्सीजन में हो रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये दो क्या हो गए हैं बच्चों? अभिकारक हो गए हैं। क्या आपको अभिकारक समझ में आ गया कि यार किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हमारे पास अभिकारक की परिभाषा आ गई, ये हमें याद रखनी है। क्लियर? चलिए अब अपने बात करते हैं उत्पाद की, कि उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं। अब आपको, क्योंकि ये जो परिभाषा है ना, ये आपको पेपर में पूछ ली जाया करेंगी कि अभिकारक की परिभाषा लिखो, उत्पाद की परिभाषा लिखो, तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, ये नोट्स में लिखनी है। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने उत्पाद की परिभाषा लिखनी है। पहले समझ लो क्या है कि ये एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? उत्पाद कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप परिभाषा बनाओ क्या, कि किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मैं इसका एक परिभाषा लिख देता हूं, क्योंकि आपको नोट्स भी तो बनाने हैं। तो लिखेंगे क्या कि किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के अंदर? इस अभिक्रिया के अंदर उदाहरण हो जाएगा, बनने वाला पदार्थ यहां पर कौन है? यहां पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको परिभाषा पूछी जाए कि अभिकारक की परिभाषा लिखो और उत्पाद की परिभाषा लिखो, तो आप साफ साफ ये लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपने ये दो बातें सीख ली। ठीक है, अब आप एक और चीज सीखो कि जो अभिकारक होते हैं ना, और इस रासायनिक अभिक्रिया के जब अपने समीकरण लिखते हैं, शब्द समीकरण, तो या कोई भी समीकरण, रासायनिक समीकरण भी लिखें, तो क्या करना होता है कि जो अभिकारक होते हैं, ये दोनों अभिकारक है ना, तो इनको इस तीर के बाईं ओर लिखते हैं। ये साइड कौन सी है? बाईं ओर। इनको हम किस साइड लिखते हैं बच्चों? बाईं ओर लिखते हैं। और बाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से जो अभिकारक होते हैं इनको तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर किसके लिखा जाता है? तीर के बाईं ओर। किसके लिखा जाता है? तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड भी हम कह देते हैं। और जो उत्पाद होते हैं उनको तीर के किधर लिखा जाता है? दाईं ओर। ये साइड कौन सी है? दाईं साइड है।
ठीक है, तो इनको जो है किस साइड लिखा जाता है, तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। और दाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। किसके दाईं ओर लिखा, तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये देखो, ये मैंने क्या बना दी, इसकी शब्द समीकरण बना दी। चलिए अब आपको रासायनिक समीकरण कुछ समझ में आई। क्या हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी एक लंबी चौड़ी लाइन बनी, उस लाइन को मैं छोटा करके क्या लिख सकता हूं, उनको शब्दों के रूप में लिख दूं तो इसकी एक शब्द समीकरण बन जाती है। क्लियर। और इस शब्द समीकरण के अंदर जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उन्हें तो हम कहते हैं अभिकारक, और इन्हें तीर के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, और उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको एक शब्द समीकरण की बात एक बार समझ में आई। ठीक है, तो इसका आप एक ले लो सुंदर सा स्क्रीनशॉट, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। क्लियर। चलिए हो गया बच्चों, इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब मैं साफ करता हूं इसको। ये दोनों परिभाषाएं जो है आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए मैं आप साफ करता हूं इसको। देखो अब क्या करना है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ये तो शब्द समीकरण थी, अब मैं रासायनिक समीकरण को लिखना सिखाता हूं आपको। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है बच्चों, कि अब आपने पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी यहां पर लाइनों में, उससे आपने शब्द समीकरण बना ली। अब इस शब्द समीकरण में जो शब्द है ना, उन शब्दों की जगह हम उनके प्रतीक लिख लें तो ये और छोटी हो जाएगी। ठीक है, पहले लाइन लिखी हुई थी, लाइन से शब्द लिखे, शब्दों के प्रतीक लिख लोगे तो ये समीकरण और छोटी हो जाएगी। प्रतीक का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम की जगह, मैग्नीशियम शब्द की जगह हम मैग्नीशियम का प्रतीक लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं, इनके लिख देते हैं प्रतीक। क्या लिख देते हैं, प्रतीक। और प्रतीक कैसे होंगे, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, M। कैपिटल M लिखना है, फिर स्मॉल g लिखना है, तो ये Mg मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया। क्लियर। फिर अपने लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस का प्रतीक होता है O2। क्या होता है बच्चों, O2। मतलब मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, दोनों को मिलाकर के दहन कराया जाता है, मतलब इनको जलाया जाता है, तो ये तो अभिकारक है। और अभिकारकों से क्या बनेगा, उत्पाद। तो इनके बीच में क्या लगेगा, तीर, और तीर के बाद उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो, मैं इनको ना इसके नीचे नीचे लिख लेता हूं, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो गया, Mg, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक O2। इसके फलस्वरूप बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक होता है Mg और O। M के बाद G छोटा, O बड़ा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो अब ये जो है, ये क्या बन गया आपके पास, रासायनिक समीकरण बन गई। क्या बन गई बच्चों, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो शब्द समीकरण के अंदर अगर इन शब्दों के प्रतीक लिख दिए जाएं तो ये समीकरण और छोटी हो जाती है, और संक्षिप्त हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपके पास रासायनिक समीकरण। चलिए अब एक चीज और सीखो बच्चों, ये जो समीकरण बनी है ना, ये समीकरण कैसी है, ये समीकरण जो बनी है, ये समीकरण है असंतुलित। कैसी है, असंतुलित। असंतुलित, या फिर इसको कहते हैं कंकाली समीकरण है। असंतुलित या फिर कंकाली समीकरण है। तो बच्चों समझो, असंतुलित या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित या कंकाली समीकरण होती है, हमने ये इधर देखे तो ये क्या है बच्चों, अभिकारक। बार बार बोलो, अगर नहीं बोलोगे
तो ये शब्द आपको याद ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए हैं। आप कौन सा इक्विन मोनो सोनू मेंटी संटी थोड़ी है जो आप रोज बोलते हो। अभिकारक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, तो ये जो शब्द हैं ये रोज नहीं बोलते आप, इसलिए याद भी नहीं होंगे। ये कब याद होंगे? जब इनको आप रोज बोला करोगे, मेरे साथ साथ दोहराओगे, तब याद होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये थे अभिकारक, है ना, ये अभिकारक हैं। अब इस अभिकारकों के अंदर मैग्नीशियम की संख्या देखो, Mg की संख्या देखो कितनी है, 1। कितनी है? 1। और इधर उत्पाद में Mg देखो कितना है, 1। बराबर हुए, दोनों तरफ Mg बराबर है। अब इधर आ जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं देखो, 2। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी समीकरण को क्या कहा जाता है? ऐसी समीकरण को कहा जाता है असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहा जाता है, जिसमें अभिकारकों के अंदर तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर ना हो। यहां पर परमाणु 2 है, यहां पर परमाणु 1 है, बराबर नहीं है, तो ऐसी समीकरण को कंकाली या असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, ये पेपर में पूछी जाएगी आपसे पेपर में प्रश्न आएगा कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो असंतुलित या कंकाली समीकरण, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, क्या लिखो कि वह समीकरण, समीकरण की जगह लिखो वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आपको असंतुलित या कंकाली समीकरण की परिभाषा पूछी जाएगी। तो याद रखना है क्या कि अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो। यहाँ पे परमाणु ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन प्रत्येक तत्व के बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम के भी बराबर होने चाहिए, ऑक्सीजन के भी बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उसको अपने असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको अगर चेक करना हो तो ऐसे अपने क्या कर सकते हैं, ऐसे अपने एक टेबल बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे टेबल बना सकते हैं। क्या? यहां पर लिखा तत्व, यहां पर लिखा तत्व, ठीक है। फिर आपने यहां पर लिखा क्या कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और वो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या किधर लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और फिर देखो आपके पास और क्या लिखा, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या किधर लिखते हैं अपने, राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं कि तत्व लिख लेते हैं। तत्व कौन कौन से हैं? तत्व हमारे पास हैं 2।
कौन कौन से? एक तो मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैंने दो तत्व लिख दिए यहां पर। मैंने तुल चेक करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे तत्व लिख दिए। एक तो लिख दिया मैग्नीशियम और एक लिख दिया ऑक्सीजन। अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? अभिकारक इधर है ना, तो इसकी संख्या कितनी है? देखो mg एक ही है। ठीक है, अब उत्पाद में देखो mg कितने हैं, यहां पर भी एक ही है, तो mg तो बराबर है। क्लियर? अब ऑक्सीजन देखा, तो ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? O2 कितने हुए? 2। तो ये अभिकारक में तो कितने हैं? 2। और इधर क्या हो गया? उत्पाद, और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो मैंने यहां पर चेक किया, ये लो 1। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अगर प्रत्येक तत्व, सारे के सारे तत्व बराबर ना हो, ठीक है, सारे बराबर हो लेकिन एक भी बराबर ना हुआ, तो भी हम उसको असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ इस परिभाषा पर कि असंतुलित या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के क्या होने चाहिए? बराबर। अगर बराबर ना हो तो उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है, तो ये क्या है? असंतुलित या कंकाली समीकरण है। ठीक है, तो फिर अपने बात करते हैं कि अगर ये असंतुलित समीकरण है तो फिर संतुलित कैसी होती है? ठीक है, तो फिर संतुलित समीकरण कैसी होती है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको संतुलित समीकरण बताता हूं कि कैसी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कर रहा हूं मैं साफ, देखो आ जाओ, आगे आ जाओ। चलिए इस प्रकार से डब्बा बना करके आप चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक चीज और देखना कि जो असंतुलित समीकरण होती है ना, उनमें अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब उनके द्रव्यमान भी बराबर नहीं होते। ठीक है, तो अभी अगर आपने मान लो अभी समीकरण जो लिखी थी, ये वाली जो समीकरण लिखी थी, उसके अंदर क्या लिखा था? Mg प्लस O2 और क्या लिखा था? MgO। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर तो द्रव्यमान कितना है? अभिकारक में तो द्रव्यमान 2 ऑक्सीजन का है और उत्पाद में 1 का ही है, तो इसका मतलब इनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं? बराबर। तो अभी अपन ने असंतुलित समीकरण लिखी थी ना, उसके अंदर नीचे एक चीज और लिख लेते हैं कि अतः असंतुलित या कंकाली समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। ठीक है, जो कंकाली समीकरण लिखी थी ना, उसके लिए एक लाइन और लिख लो। ठीक है, एक लाइन और लिख लो प्लीज। ठीक है, वो मैंने साफ कर दिया, उसके नीचे आपने लिखनी है। क्या लिखना है? देखो कि अतः असंतुलित या कंकाली समीकरण में, असंतुलित या कंकाली समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो असंतुलित कंकाली समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। अब बराबर कैसे होगा भाई? जब संख्या ही अलग अलग है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पड़े हैं, 2 का भार होगा, यहाँ पे 1 का ही भार होगा, तो द्रव्यमान दोनों के बराबर नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि असंतुलित या कंकाली समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात रहेगी थी, इसको नोट कर लो। अब आ जाओ आप संतुलित रासायनिक समीकरण में, इसको लिख लो आप। चलिए लिख लिया? चलिए अब देखो हम क्या करते हैं नेक्स्ट, कि संतुलित समीकरण क्या है। एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले मैं एक शब्द समीकरण लिखता हूं, उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण में एक शब्द समीकरण लिखता हूं। क्या?
कि मेरे पास था जिंक। अब सब समीकरण क्या है कि एक है जिंक, और उस जिंक को की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, कौन से अम्ल से करवाते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, तो हमारे पास दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या है कि जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में जो इधर लिखे हुए हैं ये क्या है? अभिकारक, और तीर के दाईं ओर जो लिखे हुए हैं ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, ये क्या है? शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण से अपने रासायनिक समीकरण बनाएं, तो पहले अपने इसकी रासायनिक समीकरण बनाते हैं। और रासायनिक समीकरण कैसे बनेगी बच्चों? ये देखो, ये क्या है? जिंक। तो जिंक का हम प्रतीक लिख लेते हैं, ये लो, ये तो हो गया जिंक का प्रतीक Zn। जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, और दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है? एक तो जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4। क्या सूत्र होता है? ZnSO4। इसको एक साथ लिखा जाता है ZnSO4। ये जो है जिंक सल्फेट का सूत्र है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। ठीक है, तो अगर किसी को पहले से नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, याद करना सीखना है। ठीक है, कि भाई मेरे को जिंक का नहीं पता था क्या सूत्र होता, तो अभी याद कर लो क्या? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं पता था तो अब याद कर लो क्या? H2SO4। ठीक है, और अगर मान लो आपको जिंक सल्फेट का नहीं याद तो आप याद कर लो ZnSO4, हाइड्रोजन का H2। ठीक है बच्चों, चलिए हमने इस तरीके से ये एग्जांपल लिखा। अब इस एग्जांपल में अपने चेक करते हैं कि तत्व बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो इससे के लिए आप पहले तो ये देखो कि हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं। ये एग्जांपल बदल गया तो डब्बा तो यही बनाना है आपको, टेबल तो यही बनानी है, लेकिन अब तत्व अलग अलग हो गए, इसलिए आप सारे तत्वों को लिखेंगे। ठीक है, सारे तत्वों का लिखेंगे क्योंकि एग्जांपल बदल गया भाई। ये लो, ये लो, 4 तत्व हैं, चारों लिख देंगे अपने। देखो कौन कौन से तत्व हैं। एक तो तत्व हो गया जिंक, तो मैंने लिख दिया Zn। ये लो Zn। एक तत्व यहां हो गया। अब ये तत्व देखो कौन सा? हाइड्रोजन, तो इसको मैं लिखता हूं H। ठीक है, फिर कौन सा है? S। S मतलब सल्फर है, ये लो, तो ये हो गया सल्फर। और फिर है ऑक्सीजन, तो ये लो मैं लिख दिया ऑक्सीजन। तो 4 तत्व है। ठीक है, अब इनकी संख्या देखते हैं। तत्व कौन कौन से थे? एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 4 तत्व हो गए। क्लियर? अब इनकी संख्या देखते हैं। अभिकारक में इनके परमाणुओं की संख्या देखते हैं। अभिकारक तीर के इधर लिखे होते हैं ना, तो परमाणुओं की संख्या देखो, जिंक कितना है? 1, तो मैं लिख दिया 1। ठीक है, अब उत्पाद में जिंक देखो कितना है? 1 है, तो ये लो मैंने यहां पर भी लिख दिया 1। क्लियर? अब आ जाओ आप नेक्स्ट। फिर देखा हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? H2। कितने हैं? H2, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2। और उत्पाद में भी कितने हैं? इधर देखो पूरे में, ये वाला उत्पाद है ना, इधर साइड वाला, इधर कितने हैं? H2, तो यहां पर भी मैंने लिख दिया 2। फिर सल्फर देखो, यहां पर कितना है? 1, और यहां पर कितना है? 1, दोनों में बराबर है, तो अभिकारकों में सल्फर 1, उत्पाद में सल्फर 1। ठीक है, तो ये भी बराबर। फिर अपने देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? 4, उत्पाद में ऑक्सीजन कितने? 4, तो ऑक्सीजन भी क्या है? बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये समीकरण के वो अगर आप गौर से देखो तो जिंक भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, सल्फर भी बराबर है, ऑक्सीजन भी 4 4 बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को अपने संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। तो अब अपने को संतुलित समीकरण की परिभाषा लिखनी है। संतुलित समीकरण की परिभाषा लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? जो असंतुलित या कंकाली समीकरण की परिभाषा थी ना, वही लिखनी है। बस उसमें लास्ट में लिखना था बराबर ना हो, और इसमें लिखना है कि बराबर हो। ठीक है, तो अब देखें कैसे लिखेंगे अपने। लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, मेरे साथ साथ लिख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वह समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पादों में क्या हो, बराबर हो, तो उसे अपने क्या